सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए कि भैया मेरा मेंस का एग्जाम भी क्या निकल गया, भैया मेरा बीओपी का जो मेंस का एग्जाम था वो निकल गया। जब आप इतने दूर तक गाइड किए तो प्लीज आप इंटरव्यू में भी कुछ गाइड कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम नहीं निकला तो बिल्कुल भी आप सैड मत होइए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्या आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, दोनों के पीओ दोनों के क्लर्क। लेकिन जिन बच्चों का बीओपी का रिजल्ट निकल गया है ना, जो 27 को एग्जाम था, तो हालांकि मैं वीडियो बीच में बनाने वाला नहीं था, तो बहुत सारे मैसेज किए भैया एग्जाम निकल गया तो प्लीज इंटरव्यू के लिए भी गाइड कर दीजिए। तो इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको क्रैक कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्या, जो हिंदी मीडियम से है, बंगाली मीडियम से है, या फिर अपने जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके क्या रीजनल लैंग्वेज से है, जिनको इंग्लिश बोलने समझने तो आती है, जिनको इंग्लिश समझने तो आती है लेकिन बोलने नहीं आती है, या फिर बोलने तो आती है या फिर बोलने तो आती है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश को लेकर। तो क्या भैया मैं इंग्लिश में सफर कर पाऊंगी एग्जाम में, क्या मैं इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ क्या। ऐसे बहुत सारे बच्चों को पसंद था जिनके बीओबी के एग्जाम निकल गए, बहुत सारे बच्चे बोले। तो देखिए उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंटरव्यू में इंग्लिश इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जितना रूमर्स फैलाया जा रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए तभी आप क्या करोगे, सरवाइव कर पाओगे इंटरव्यू में। ऐसा बिल्कुल गलत है। देखिए मैं क्या बोला, इंटरव्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। क्यों, देखिए सपोज कर लो आपको इंटरव्यू में जरूरत क्या है, एक तो इंग्लिश फैक्टर है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्या, ड्रेसअप, आप कैसे कपड़े पहन के जाते हो, नॉर्मल ऑफिशियल पहन के ही जाना, जींस वगैरह तो पहन सकते नहीं है, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डॉक्यूमेंट्स, वो आपके सही होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वेरिफिकेशन के वक्त जो भी है आप अच्छे से लेकर आना, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं नॉर्मल वे में, अगर मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। मैं क्या बोला, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये तीन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये दोनों पर क्या, इस पर नहीं, ये तो बहुत ही क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ऐसा फैक्टर भी है जो इस दोनों पर भी क्या है, भारी पड़ने वाला है इंटरव्यू में, वो क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि भैया मैं हिंदी मीडियम से हूं, एग्जाम तो क्रैक हो गया, सो प्लीज इंटरव्यू के लिए भी गाइड कर दीजिए, मेरा इंटरव्यू आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरने की जरूरत है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, मैं प्रूव कर दे रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। देखिए सपोज कर लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है ना, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, दोनों बच्चे क्या है, बैंक पीओ के एग्जाम निकाल लेंगे, दोनों बच्चे का क्रैक हो गया एग्जाम, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, सुबह उठे रेडी होकर बहुत ही ज्यादा क्या है, एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि मेरा आज इंटरव्यू है, एग्जाम निकल गया है। अब दोनों बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ठीक है, ये बंदा भी जा रहा है, ये बंदा भी जा रहा है इंटरव्यू देने। अब क्या हो रहा है, जो ये बंदा है, जो ये वाला बंदा है, इसके पास क्या है, इसके पास है क्या, इसके पास क्या है, इंग्लिश का कमांड है, इसको पूरा फ्लुएंट इंग्लिश बोलने आती है, बहुत स्मार्टली गजब बोलता है, मतलब इंग्लिश, प्लस बहुत अच्छे कपड़े पहन गया इंग्लिश में, ब्लेजर वगैरह, शर्ट पैंट, ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, बहुत मतलब स्मार्ट गजब का बंदा है, ये ड्रेसअप भी मस्त कर गया है, ठीक है। एक बंदा ये है, ठीक है ना, इसको क्या है, इसको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश समझने में तो आती है, जो बैंक पीओ के एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, इंग्लिश समझ में तो आता है, पढ़ने तो आता है, लेकिन बोलने नहीं आता, बोलने भी अगर आता होगा तो वो कंफर्टेबल नहीं उस चीज को लेकर, तो इस बंदे को इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है, तो वो वहां इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो ये करेगा क्या,
और क्या सेकेंड टॉपिक ड्रेस, इसके भी ड्रेस अब बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे कर लेते हैं। अब ये दो बंदे क्या इंटरव्यू वाले रूम में जाएंगे, आपके पास क्या होंगे, तीन चार क्या होंगे, एचआर बैठे होंगे, ठीक है। अब एचआर को चाहिए क्या, अब एचआर को आपसे चाहिए क्या, अब एचआर इस बंदे का इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश देखकर, बात करने का तरीका देखकर, ड्रेसअप देखकर क्या जॉब दे देगा? सबसे बड़ा सोचने वाली बात है, इस बंदे को जॉब मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अच्छा अगर सपोज करो आपकी एक कंपनी है, आपकी खुद की एक कंपनी है, आपके कंपनी में एक बंदा आ गया सुबह सुबह इंटरव्यू देने, और कंपनी किसका है? आपका है, खुद का कंपनी है, और आपको क्या चाहिए? एक एम्प्लॉय चाहिए जो बहुत आपकी कंपनी को क्या कर सके, हैंडल कर सके अच्छे से, ठीक है। तो वो बंदा एक सुबह आया, ये बंदा, और ये बंदा क्या किया, अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, ड्रेसअप अच्छा है, स्मार्ट है देखने में, फिर भी क्या आप उसको जॉब नहीं दे सकते? अच्छा चलो तुम्हारा सेल्स अच्छा है, तुम अच्छे जॉब नहीं दे सकते, क्यों? आपको चाहिए क्या कि कोई बंदा आपकी कंपनी को अच्छे से हैंडल कर सके, ठीक है ना। सेम उसी तरह एचआर को आपसे क्या चाहिए कि आपके बैंक के बारे में अच्छे से पता हो कि बैंक में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम होता है, बैंक का रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सब अगर इस बंदे को पता है तो फिर तो जॉब इसी को मिलेगा 110%। क्योंकि देखिए एचआर जो बैठे हुए हैं ना, अगर एचआर को पता होगा, कोई भी एचआर अगर इंटरव्यू ले रहा है किसी भी बच्चे का, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी बच्चे का इंग्लिश स्मार्ट देकर, ड्रेसअप देकर उसको जॉब दे देगा। सपोज कर लो अगर वो दे भी दिया, अगर 17-18 वाले बैच में अगर वो 15-20 बच्चे का सिलेक्शन कर देता है एक स्टेट से जहां इंटरव्यू हो रही है, और किस बेसिस पे कर रहा है? जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, जो जिसके ड्रेसअप अच्छे हैं, लेकिन उसको बैंक के बारे में जानकारी कम है, लेकिन फिर भी क्या किया, उसका सिलेक्शन कर दिया। अब ये बंदे बैंक में जाएंगे तो काम तो करेंगे, लेकिन काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो बैंक है, इलाहाबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, कोई भी बैंक है, वो क्या देखेगा, जो एचआर का पैनल था वहां से जो बच्चे सिलेक्ट होकर आए हैं क्या है, अच्छे नहीं है। तो जब अगली बार एग्जाम में एचआर का पैनल बैठेगा तो ये एचआर क्या होगा, सिलेक्ट नहीं होगा वहां के लिए। तो एचआर को अपनी इमेज भी बचानी पड़ती है कि मेरा इमेज बना रहे, मैं बार बार क्या हूं, एचआर के पैनल में बैठा रहूं, इसको भी अपना इमेज बचा कर रखना है। तो क्या होगा, ये इंग्लिश और ड्रेस के बेस पर सिलेक्ट नहीं करता है, ये वैसे बंदे सिलेक्ट करता है कि जिसको बैंक के बारे में जानकारी हो, ठीक है ना। नॉर्मल सा सोचिए, अगर आपकी ही कंपनी है तो आपको कैसे बंदे चाहिए, जो आपके कंपनी के बारे में सब कुछ जानता हो, डाटा कैसे कंपनी हैंडल होता है, सब कुछ। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि वो कितने अच्छे इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश गया तेल लेने, इंग्लिश का जरूरत नहीं है। जरूरत है कि आप मेरे कंपनी के बारे में, आप बैंक के बारे में कितना जानते हैं, आप कितना काम दे सकते हैं हमको, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन ये नहीं बोलूंगा इंग्लिश इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैंक के बारे में जानना, कैसे कंपनी को हैंडल करते हैं, क्या चाहिए बैंक के बारे में, ठीक है ना। और बैंक में क्या क्या टॉपिक आता है जो आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए बस नॉर्मल बोलूंगा, जितने भी एग्जाम हुए ना तो कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, अब आप बोलोगे भैया मैं ये पढ़ूं कहां से, समझ में नहीं आता। देखिए मैं 1 महीना पहले या 2 महीना पहले इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करूंगा, लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना, तो आपका क्या होगा, जो भी रिपो रेट है, एसआरआर है, सीआर है, सब आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं वीडियो 1 महीना पहले बना चुका हूं, तो आप एक बार वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। अब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, सारे बच्चे एग्री करेंगे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सभी को पता है। एक बार आप क्या करना, यूट्यूब में या फिर गूगल में इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अगर मैं जितना भी समझा दूंगा ये होता क्या है, फिर भी आप समझ नहीं पाओगे, तो एक बार डिटेल में आप इसके बारे में क्या करना, पढ़ लेना।
और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, वो टॉपिक है क्या, कम से कम आप जीएसटी के बारे में तो पूरा पढ़ के ही जाना, ठीक है ना। आपको कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं आचार्य, ये भी पूछ सकते हैं कि बहुत सारे जो स्टेट है वो इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी क्यों नहीं है जीएसटी, वो जीएसटी को इंप्लीमेंट करने क्यों नहीं दे रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। तो आप एक बार प्लीज आप ये टॉपिक भी पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी होता क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स। आपको पता होगा जितने भी टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारे को मर्ज कर एक साथ क्या बनाया गया है, जीएसटी। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब ये नहीं है, देखो पहले जितने भी टैक्स थे ना, स्टेट वाले टैक्स क्या थे, स्टेट को तो मिलते ही थे, मतलब राज्य को तो मिलते ही थे, प्लस सेंट्रल को, जो सेंट्रल हमारे सेंट्रल में जो सरकार बैठी हुई है उनको भी क्या मिलता था, जीएसटी का फायदा, सॉरी जो भी टैक्स थे उनका फायदा। फायदा मतलब क्या, उसके टैक्स के भी कुछ बेनिफिट। लेकिन सारा का सारा जो डाटा था, जो हिसाब किताब था, वो क्या था, स्टेट के पास था, अपना अपना स्टेट, सारे उसके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो सेंट्रल सरकार क्या बोली, हमारी मोदी सरकार या कोई भी सरकार, कांग्रेस के वक्त से ही आया ना, कोई भी सरकार, मैं नाम कोई भी सरकार, जो भी सरकार भी जीएसटी लेकर आया, जीएसटी, उन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा टैक्स लाओ जो पूरे इंडिया में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी टैक्स के हिसाब किताब है, अब वो कौन देखेगा, सारे स्टेट को देखने की जरूरत नहीं है। अब वो जो सारा हिसाब किताब है कौन होगा, सब सेंट्रल देखेगा, सेंट्रल देखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट का जो परसेंटेज था उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, स्टेट वाले को टैक्सेस का परसेंटेज मिलेगा। अगर स्टेट को और राज्य सरकार को टैक्स ही ना मिले तो वो देश चलाएंगे कैसे, वो राज्य को अपने चलाएंगे कैसे। लेकिन हाँ, उनको परसेंटेज मिलेगा, लेकिन जो सारा का सारा हिसाब किताब था, जो भी टैक्सेस का, और वो कौन देखेगा, स्टेट नहीं, सेंट्रल। तो इससे क्या होने वाला है, इससे फायदा हम लोगों को क्या होगा, इससे फायदा हम लोगों को ये होगा कि जो भी टैक्स हम लोग भरते हैं ना, अब वो सारा हिसाब किताब कौन देख रहा है, सरकार, सेंट्रल। तो अब जो भी बेनिफिट होगा, जो भी टैक्स से बेनिफिट होगा, वो क्या होगा, अब हमको डायरेक्ट मिलेगा, टैक्सेस के फायदा। आपको पता होगा, अगर जब स्टेट देखता था सारे टैक्सेस जो भी थे, तो उसमें बहुत धांधली होते थे, मतलब यहाँ का टैक्स का अलग हिसाब, वहां का टैक्स का अलग हिसाब, सेंट्रल तक जाते जाते बहुत सारा पैसा क्या गड़बड़। तो अब सारा का सारा पैसा का हिसाब कौन देखेगा, सेंट्रल। तो जीएसटी का बहुत सारा बेनिफिट है, और जीएसटी अगर मैं समझाऊं बहुत डेप्थ में तो 1 घंटे पास हो जाएगा, बहुत लंबा। तो मैं आईबीपीएस की यूपी तक करवा ही दूंगा, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, मॉनेटरी पॉलिसी, एनपीए के बारे में पढ़ लेना, जीएसटी के बारे में पढ़ लेना, और जो वर्ड ट्रेंडिंग कर रहे हैं, जो क्या टॉपिक, उसके बारे में पढ़ लेना। और बैंक में काम कैसे होता है, बैंक में कुछ रूल्स क्या है, वो भी आप थोड़ा क्या, बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल में आप सर्च मारोगे ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा बैंक के बारे में। तो आप एक बार क्या करें, स्टडी कर लेना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो वही क्लैरिफाई करना था कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आप बिल्कुल डरिए मत, आप अच्छे से मेंस क्लियर कीजिए, उसके बाद क्या करने लग जाइए बैंकिंग के, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर मेरी ही कंपनी होती तो मुझे वो एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो इंग्लिश स्मार्ट बोलता हो, मुझे वो कंपनी चाहिए जो मेरे कंपनी में अच्छे से काम कर सके, ठीक है ना। तो वो जो वो बंदे खोज रहे हैं। सो आज के लिए थैंक यू, और इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी।